नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ट्विटर हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यहां पर कंपनियों के खिलाफ शिकायत किसी समस्या के समाधान का तत्काल उपाय बन गया है। मगर साइबर ठगों ने इसे भी नहीं छोड़ा। वो इसके जरिए भी ठगी का नया रास्ता निकाल चुके हैं। वहीं गूगल से मिलने वाले किसी कस्टमर केयर नंबर पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी में गूगल पर डिस्प्ले होने वाले कस्टमर केयर नंबर के फर्जी होने की पूरी आशंका है। आज हम फर्जीवाड़े के इस नए नवेले मकड़जाल पर चर्चा करेंगे, तरीके पर चर्चा करेंगे, दर्शकों को आगाह करेंगे, साथ ही समझेंगे कि ठगों का यह नया जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है, किस तरह से वो अंजाम दे रहे हैं, आपको कैसे सतर्क रहना है, ये सब बताएंगे। पहले रिपोर्ट, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा। आजकल बैंकिंग, एजुकेशन, रेलवे से जुड़ी तमाम शिकायतों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाढ़ सी रहती है। खासकर एक ट्वीट कई बार तत्काल समाधान निकाल देता है। सरकार भी इन शिकायतों पर एक्शन लेती है, इसलिए लोग धड़ल्ले से अपनी शिकायत सरकार या किसी निजी संस्थान तक पहुंचाने से नहीं हिचकते। लेकिन ये सहूलियत आपकी छोटी सी लापरवाही से मुसीबत का सबब बन सकती है। आपने शिकायत की नहीं कि ठग एक्टिव हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे जालसाज हमारी शिकायतों को जरिया बनाकर हमें चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। जैसे ही कोई अपनी शिकायत या समस्या सोशल मीडिया के जरिए IRCTC, बैंक, ई-कॉमर्स या फिर फूड चेन को भेजता है, ठग एक्टिव हो जाते हैं। कई बार शिकायतकर्ता अपनी कई निजी जानकारी भी शिकायत के साथ साझा कर देता है। वहीं जालसाज अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। वे तत्काल शिकायतकर्ता से संपर्क करते हैं, उन्हें समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हैं और उनसे कोई संवेदनशील जानकारी सीधे फोन पर ना मांगने के बजाय उन्हें गूगल फॉर्म भरने को कहते हैं। ये फॉर्म ऐसे फॉर्मेट में होता है जिसे देखकर लगता है कि ये ग्राहक की शिकायत को दूर करने के लिए बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने फॉर्म भरा नहीं कि ठग उसे चूना लगा देते हैं। वहीं कई बार ठग अपनी शिकायत ट्वीट करने वाले शिकायतकर्ता को डायरेक्ट मैसेज करने के लिए कहते हैं और उन्हें भरोसे में लेते हैं। इसके बाद उन्हें लिंक भेजकर समस्या हल करने की बात कहते हैं। इसका ताजा उदाहरण मुंबई से है, जहां कुछ दिनों पहले ही एक महिला ने अपनी REC टिकट के कॉन्फर्मेशन के लिए IRCTC को ट्वीट किया। साथ ही महिला ने टिकट का PNR नंबर और मोबाइल नंबर भी अपने ट्वीट पर साझा कर दी। फिर क्या था, महिला के पास 1 घंटे के भीतर एक कॉल आई, जिसने खुद को IRCTC का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर महिला को एक लिंक भेजा और साथ ही 2 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहे। ठग ने महिला को टिकट कंफर्म कराने का भरोसा दिलाया। जैसे ही महिला की ओर से लिंक पर जाकर 2 रुपए की पेमेंट की गई, उनके खाते से 64,000 रुपए साफ हो गए। इसके अलावा कई बार लोग गूगल की मदद से कस्टमर केयर नंबर लेकर समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गूगल सर्च पर जाते हैं, उन्हें आमतौर पर सबसे ऊपर फर्जी कस्टमर केयर नंबर या वेबसाइट दिखती है। बस यही खेल होता है, उनकी कॉल सीधे ठग के पास जाती है और वे अपनी संवेदनशील जानकारियां साझा कर ठगी का शिकार बन जाते हैं। इससे बचने के उपायों की बात करें तो अपनी शिकायत करते वक्त अलर्ट रहें। कोई भी जानकारी फोन या गूगल फॉर्म पर साझा ना करें। ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर कस्टमर केयर नंबर लें। किसी लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि अब OTP से फ्रॉड की बात पुरानी हो गई है। अब तो ठग आपको चूना लगाने के नए रास्ते निकाल रहे हैं। इन रास्तों से आपको जागरूक करना और ठगों के नेटवर्क को तोड़ना ही जी बिजनेस का मकसद है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठगों की हर शातिर चाल की हम पोल खोलते रहे हैं और आगे भी खोलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अमित दुबे, साइबर और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं जाने माने। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष। और हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटीज़ के और एथिकल हैकर भी हैं। राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। हम तो तरह तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि इससे बचा कैसे जाए। आपने कुछ चीज़ अगर सोशल मीडिया पे, खासतौर से ट्विटर पर शेयर की है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, या मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, या मेरे साथ अमुक अमुक सामान की जो है डिलीवरी नहीं हुई, सबसे खतरनाक तो ये है कि सब कुछ पता है फ्रॉडस्टर्स को, उसको सिर्फ आप तक पहुंचना है, आपको भरोसा दिलाना है और काम खत्म।
ये इतना इफ़ेक्टिव तरीका है क्योंकि जब आप डिस्ट्रेस में होते हो तब हमेशा जो भी आपको हेल्प करना चाहे उस पर ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हो। तो ये आपको मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक कॉइन एक्ट करके एक्सचेंज खुला था जिसने करीब 1000 करोड़ का फ्रॉड किया था, और वो सोशल मीडिया पर लोगों को दोस्त बनाकर उनसे पैसे इन्वेस्ट करते थे, फ्री कॉइन देते थे और फिर उनका पैसा इन्वेस्ट कराते थे। जब उन्होंने फ्रॉड कर लिया उसके बाद लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने कहा ये कंपनी तो है ही नहीं, सिंगापुर में है। तो उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी ऑनलाइन। जब ऑनलाइन कंप्लेन करनी शुरू कर दी तो यही लोग जो कॉइन एक्ट के लोग थे ये अब हेल्प डेस्क बनकर आ गए। उन्होंने प्रोफाइल बना लिया कि हम तो इन्वेस्टिगेटर हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, और दोबारा उन लोगों को लूटा। तो ये चीज़ बहुत पहले से होती रही है कि आप जो भी ऑनलाइन कंप्लेन लिखते हैं सोशल मीडिया पर या किसी भी फोरम पर, यदि आप अपने डिटेल्स डाल देते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडीज, तो डेफिनेटली आपको ये जो फर्जी लोग हैं कॉन्टैक्ट करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि आपको आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, आप ऑलरेडी उस मोड में हो, डिस्ट्रेस में हो कि आपकी कोई हेल्प कर दे। तो ये बड़ा आसान होता है। कोविड में भी ऐसा हुआ, आप कोई भी नंबर डालते थे कि मुझे ये चाहिए और फ्रॉडस्टर के कॉल आने शुरू हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का जो ये साइड है, ये लोगों को समझना होगा कि कभी भी कोई कंप्लेंट डालते समय अपना पर्सनल डिटेल ना शेयर करें, हमेशा कंप्लेन नंबर शेयर करें यदि करना भी है तो। यदि आपने ऑनलाइन कोई कंप्लेन कर रखी है या कोई भी ऐसी फोरम पर और वो नहीं निपटारा उसका हो रहा है और आप एस्केलेट करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर जिक्र जरूर करें, अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ना डालें क्योंकि वो फ्रॉडस्टर्स के हाथ में जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने बताया कि जो सर्च इंजन की वजह से टॉप पर आ जाते हैं ऐसे नंबर्स, तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या एसईओज हैं वो सिर्फ लिजिट तरीके से यूज़ नहीं होती, वो इलिजिट तरीके से भी यूज़ होती है, जहां पर फ्रॉडस्टर्स उसको यूज़ करते हैं और वो अपने वेबसाइट, अपने नंबर्स, अपने लिंक्स को एसईओ करके टॉप पर ले आते हैं और एडवर्टीजमेंट भी देते हैं। कई बार तो ये प्रॉपर एड लिंक पुश करते हैं गूगल के थ्रू, और गूगल का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि वो जिन कंपनियों से इस तरह के ऐड लेते हैं वो कंपनी किसी से भी ऐड पिक कर सकती है, तो वो हर किसी का केवाईसी नहीं करते। तो इस वजह से फ्रॉडस्टर्स के लिंक भी एडवर्टीजमेंट के फॉर्म पर सामने आ जाते हैं। तो कोई भी ऐड जो आप देख रहे हैं या कोई भी मोबाइल नंबर जो आप देख रहे हैं वो असली है या फ्रॉडस्टर का है, ये गूगल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा, और ये इस वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ऐसे लगातार केसेस आए हमारे सामने जिसमें लोगों ने गूगल पे सर्च किया कुछ और उसके बाद उस सर्च की वजह से उनको एक ऐड आया और उस ऐड की वजह से वो लुट गए। तो आप गूगल पे सर्च भी कर रहे हो तो वो सर्च के जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक कंपनीज को नहीं जाएंगे, वो कीवर्ड्स तो फ्रॉडस्टर कंपनीज के पास भी जा सकते हैं और वो उस हिसाब से आपको प्रॉपर ऐड दिखाएंगे क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लुट जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं जी बिजनेस का मेरे ख्याल से बहुत दिनों से हम ये चल रहे हैं स्कीम, वो चला रहे हैं सीरीज, जिसमें कि जैसे ही कोई मोडस ऑपरेंडी आती है हम तुरंत आगाह करते हैं पब्लिक को कि देखिए इससे सचेत हो जाइए ताकि हम आगे और लोगों को इससे बचा सकें। तो बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आप जैसे विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है जनता को आगाह करने का, इसीलिए हम कहते हैं। लेकिन आशुतोष, इसमें कुछ इंटरमीडिएरीज की कुछ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है? जैसे चलिए हमने ट्विटर की बात की या लिंक्डइन की बात करी, कोई किसी आदमी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ, उसने वहां पर मेंशन कर दिया, अब थर्ड पार्टी ने आके उनको अपने भरोसे में ले लिया, तो इसमें तो शायद कुछ क्या ही कोई कर पाएगा। लेकिन जैसे गूगल है, कस्टमर केयर नंबर फर्जी पड़े हुए हैं और उसने गूगल को पैसे दे दिए और वो जो ओरिजिनल कंपनी है उससे पहले सर्च में आ गया, तो अब इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये इंटरमीडिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून क्या कहता है? इसमें कस्टमर ही अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार है या कुछ ये प्लेटफॉर्म्स भी कहीं जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे यूसेज बढ़े, नई टेक्निक्स आई, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता गया। जो रिसेंट अमेंडमेंट अभी किया गया है लास्ट ईयर वगैरह में, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरमीडियरी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पोस्ट कर रहा है किसी चीज को, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, ये जो है उनके ऊपर भी लागू बनाया गया है। और अगर लगता है कि कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन जो कि गलत है या अब्यूजिव है या मिस इन्फॉर्म्ड है और उसको जो है आगे वो बढ़ता जा रहा है वो चेन की तरह, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से इंटरमीडियरी को भी जो है लगाया गया है। हालांकि देखिए, इंटरमीडियरी के भी अपने एक लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीजों को तो तय नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन
ये है कि जब अगर कंप्लेंट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो गलत इन्फॉर्मेशन है, और उसके बारे में कंप्लेंट अगर कोई लॉन्च कर रहा है, तो इंटरमीडियरी को का ये ड्यूटी है एज पर द न्यू अमेंडमेंट कि वो उसको तुरंत रिमूव करे। बल्कि रिमूव ना करे, बल्कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो जो है आगे कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो जिसने ये पोस्ट किया है, और प्लस जो इंटरमीडियरी जो इसको फर्दर सर्कुलेट कर रहा है, चाहे वो कोई भी इंटरमीडियरी हो। तो मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जैसे ये आप प्रोग्राम इतना अच्छा जो आप दिखा रहे हैं लोगों को, जो अवेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अवेयरनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर रोज नई टेक्निक आ रही है। अब जैसे अगर मैं रिसेंट टाइम्स में बात करूं, तो यहाँ तक कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट भी किया जा रहा है कि कोई अपना एक आइडेंटिटी कार्ड किसी का भी बना के, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर का या इनकम टैक्स ऑफिसर का या किसी लॉयर का, और जो है अलग अलग तरीके से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है कि आपने ये किया है, हम आपके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च हुआ है, आप इमीडिएटली जो है फलाने फलाने पुलिस स्टेशन में आइए, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। इस तरह से भी बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और अगर आपको इससे बचना है तो आप जो है इतना पे कीजिए। और कुछ इनोसेंट लोग जो जिनको इन सब बारे में इतनी जानकारी नहीं है, वो घबराहट में आकर के जो है पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कि चलो इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता है, और बाद में उनको समझ में आता है कि अरे ये तो पूरा जो है ये बनाया हुआ था, ये तो एक तरह से स्कैम था, ये तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये नए नए तरीके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरमीडियरी के थ्रू ही जो है क्राइम हो रहा है, बहुत सारे अदर मोड्स को भी फ्रॉडस्टर्स ने जो है अपने आप में भी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स ला रहे हैं वो, जिसके लिए अवेयर होना जरूरी है, और इस अवेयरनेस से ही जो है इसको बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। एब्सोल्युटली अवेयर होना की तो आवश्यकता है ही, बिल्कुल आशुतोष आपने सही कहा। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अवेयरनेस इसमें दोनों साइड से होनी चाहिए। पहली अवेयरनेस तो कंज्यूमर के हिसाब से तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो हमारी, उनमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस के साथ साथ प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप हाथ पर हाथ धर रख कर बैठ नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने जैसा पहले भी बताया कि आप डाल हैं तो फ्रॉडस्टर्स पात हैं, तो पहले से ही ये एज्यूम करके चलना कि ये अब नया हथकंडा क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सेफ होगा कि आप एज्यूम करके चलें। अब उसके लिए तो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अपने इनोवेशन हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी लॉ से जुड़े हुए, साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम से जुड़े हुए हमारे तीनों गेस्ट हैं। आप जो पुलिस कर्मी हैं या पुलिस विभाग है, आप इन तीनों की मदद ले सकते हैं कि कैसे आप फ्यूचर के लिए रेडी रह सकें, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। बहरहाल अब ज़रा मोडस ऑपरेंडी की बात चल पड़ी है, तो राहुल ये कैसे ये लोग अंजाम देते हैं? मतलब अब इसमें तो बड़ा प्लेन और सिंपल है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा इनको इंटरनेट टेक सेवी होने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको तो सिर्फ ये पता है कि भाई इसने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि इसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि इसको जो है अमेजोन से डिलीवरी नहीं मिली, उसका नाम पता है, नंबर पता है, प्रोडक्ट की डिटेल पता है, सब तो पता है। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई टेक सेवी होने की आवश्यकता है नहीं, है तो आसानी से फ्रॉडस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, आई थिंक बहुत अच्छी आते हैं आपने बात की है, बट हमें थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा। ये तो है कि जब हम क्रिमिनल को देखते हैं क्राइम करते हुए, बट अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 विभाग मोस्टली अगर मैं कहूँ, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, हालांकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बट स्टिल क्योंकि वो एक ही क्राइम को परफेक्शन के साथ इतनी बार कर चुके होते हैं, और वो हर क्राइम के बाद से वे सीखते हैं कि हमने लास्ट टाइम गलती क्या की और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका जो कोर पार्ट होता है वो होता है ये सिम कार्ड सबसे पहले लेते हैं, बिकॉज ये आपको ट्विटर पे जब आप कंप्लेंट रेज करते हो तो ये आपको अपने से बात करने के लिए कहेंगे, और बात करने के बाद उसके बाद ये ऐसा करेंगे कि हम आपसे बात कर लीजिए। और दूसरा इसके अंदर वो एक चीज करेंगे कि जैसे ही आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस एंड बाकी सब चीजें मांगते हैं जो भी वहां पे होती हैं। तो सबसे पहले जब भी अब कोई क्रिमिनल आपका नंबर मांगता है, आपने कभी भी अपना नंबर नहीं देना, और जैसे ही आपका नंबर देते हो, नंबर के बाद वो अपने दूसरे गैंग को दे देते हैं, उस नंबर के ऊपर फिर और क्राइम आने शुरू हो जाते हैं। आपको एसएमएस आएंगे, कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्मॉल फेक एप्लीकेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ये क्राइम बढ़ता है। दूसरा, ट्विटर के जो क्राइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो गलती मुझे दिख रही है मोस्टली, या तो वो पेटीएम का कोई रिकवरी है वो हो गया, या तो आपका अमेजोन का डिलीवरी है,
जितनी भी ये बड़ी कंपनी है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये ऐसे क्रिमिनल्स को इग्नोर करती हैं। यूजर जब ट्विटर को ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करता है कि ये क्राइम कर रहे हैं, तब जाके वो उनको बंद करते हैं। कंपनियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब यूजर को दिख रहा है वहां पे कि वो आपको अप्रोच कर रहा है, और ट्विटर ने तो अभी एटलीस्ट एक अच्छी चीज की है कि यूजर पहचान सकता है कि जो आपसे कांटेक्ट कर रहा है क्या वो ऑफिशियल हेल्पलाइन का ट्विटर हैंडल है या नहीं है। ऑफिशियल है तो उसके अंदर येलो टिक मार्क कभी देना स्टार्ट कर दिया उनको कंपनियों ने, ताकि ब्लू भी ना हो और कुछ भी ना हो, जिससे एक यूजर बड़े अच्छे तरीके से ये समझ सकता है कि ये जो जिससे हम बात कर रहे हैं ये ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट है कि नहीं है। और दूसरा लास्ट जो चीज मैं यूजर को बताना चाहूंगा कि जब भी आप कंप्लेंट रेज करते हैं, एक जो सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, अपनी कंप्लेंट आईडी जरूर ट्विटर पे डालिए, और दूसरा वेरीफाई चेक कर लीजिए कि वो येलो वेरिफिकेशन ही है उस कंपनी के ऊपर या नहीं। और तीसरा, कोशिश कीजिए मोस्ट जो आपकी कंप्लेंट्स होती हैं वो एप्लीकेशंस के अंदर ही आप रेज करिए और उसको ट्रैक करिए। कंपनी चाहे आप टाटा ले लीजिए, आपका टाटा स्काई हो गया, पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, सबकी एप्लीकेशंस हैं, और जब भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके अंदर अगर आप कंप्लेंट रेज करते हैं तो आपका जल्दी सुना जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी टिप दी, ये आपने बहुत अच्छी टिप दी कि बजाय ट्विटर पर आने के, अगर आप उस प्रोडक्ट के ऐप अगर आपके पास है, उस जो भी सर्विस है, तो उसके जो एप्लीकेशन के अंदर जो कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं या वार्तालाप के जो भी माध्यम दिए गए हैं उनसे संपर्क साधने के, उस इकोसिस्टम का आप इस्तेमाल करें तो अपेक्षाकृत ज्यादा आप सेफ रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर एक से एक नए नए हथकंडे लेकर जो है फ्रॉडस्टर्स आ रहे हैं, उन्हीं में हम लगातार आपको अवेयर तो करते रहते हैं, लेकिन आज जो हमने 2 नए हथकंडे बताए हैं फ्रॉडस्टर्स के, उनसे आपको आगाह करने के लिए हमने शो को रखा है। तो पहला है कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर कहीं शिकायत कर रहे हैं, खासतौर से ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ज़रूर देखें कि आपसे जो संपर्क साध रहा है वो ओरिजिनल कंपनी ही है या फिर कोई फ्रॉडस्टर है। उसका एक छोटा सा जो टिप दी है हमारे मेहमानों ने, उसमें यह है कि आप ज़रूर चेक कर लें कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। आजकल छोटी बड़ी जो भी कंपनी हो, ट्विटर पे वेरीफाइड होते हैं उनके अकाउंट्स, तो ये चेक ज़रूर कर लें कि गोल्डन या येलो जो भी आप कहें वो उसका वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं है। और दूसरा जो बताया गया है यहाँ पर, किसी भी हालत में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स तो शेयर करने ही नहीं है। OTP हो गया, बैंक डिटेल्स हो गए, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई QR कोड भी भेजता है, इसको कुछ भी नहीं, आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। आप सिर्फ कंप्लेंट पे फोकस रखिए, तो ये आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉडस्टर्स पर कैसे बचना है, इस पर आगे हम करते हैं चर्चा। अमित जी, अब आगे जैसे हमने आपको बताया, जैसे पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा फ्यूचर फ्रॉड्स के साथ, तो इसमें लगातार बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी स्टेट्स की पुलिस जो है वो पुलिस की पाठशाला करके जो है वो नियमित रूप से लोगों के बीच में जाके उनको आगाह भी करते रहती है। अपना काम पुलिस, हम मीडिया सब करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे लिए विचित्र भी है कि इतने सारे मीडिया में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, सरकार की ओर से भी अवेयरनेस चलाई जा रही है, जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ तंत्र है वो भी अपनी बात लगातार कह रहा है, उसके बावजूद एक छोटी बात जो कंज्यूमर को समझनी चाहिए वो समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अपना OTP नहीं देना है, अपना खाता नंबर शेयर नहीं करना है। ये थोड़ा सा इसको क्या समझ पाए आप? आपके पास तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होंगी और पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में आ जाते हैं सर। दीपक जी, हाँ नहीं, मैंने एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि OTP कोई सीधे सीधे नहीं देता है। OTP कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे कहूं कि आप ना जरा डिटेल बताइए, OTP दीजिए। एक कहानी गढ़ी जाती है उसके पीछे और उस कहानी में उसका OTP गलती से जाता है। जैसे कि अभी जो 2-3 टेक्निक्स चल रही है OTP की, उसमें कॉल मर्जिंग टेक्निक है, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है, जूम लिंक के थ्रू OTP ले लेना है। अब आप किसी, जैसे आपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और कोई आपको कॉल आ जाए और कहे कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, एक गूगल मीट लिंक भेज रहे हैं, आप अपना खोलिए और जो दिक्कत है आपको करिए ऑनलाइन, एंड आई विल सी टू इट, और उसको फिक्स कर देंगे। अब आप वो गूगल मीट लिंक अपने मोबाइल पे खोल लेंगे और अपना स्क्रीन शेयर कर देंगे, तो आपके स्क्रीन पर यदि कोई OTP आता है उस समय वो भी उसको दिखाई देगा। तो आपको एक बहाने के द्वारा उसने एंगेज कर लिया और उस समय 2-3 OTP आएंगे और अचानक आपका पैसा चला जाएगा। तो OTP या कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर फोन लेकर, कि आजकल OTP सारे कॉल पे भी आते हैं, तो कोई आपका फोन लेके कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकता है, या कॉल मर्ज करा लिया कि आपको कोई कॉल आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया है और आप उसका कॉल लेकर बातचीत शुरू करते हैं और अचानक वो कहेगा कि एक अमित जी ऑल्सो कॉलिंग यू, आप मर्ज कर दीजिए कॉल, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं।
तो आप कॉल मर्ज कर देंगे और वो जो दूसरा कॉल है वो ओटीपी का कॉल है और वो ओटीपी सुन लेगा आपका। तो ऐसे कई सारे तरीके जो है जो इख्तियार हुए हैं अभी लेटली, जिसकी वजह से ओटीपी चला जाता है और सीधे, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओटीपी उड़ा लेना एक और तरीका है, गेमिंग के थ्रू उड़ा लेना, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी हमें ध्यान देना होगा और अवेयर करना होगा कि सीधे सीधे ओटीपी अब इतना नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ ये सारे तरीके जरूर हैं। और जो पुराने तरीके थे कि एनी डेस्क इंस्टॉल करा लेना, टीम व्यूअर इंस्टॉल करा लेना, वो इस सपोर्ट के बहाने, या कोई ऐसी एप्लीकेशन क्विक सपोर्ट वगैरह इंस्टॉल करा के स्क्रीन शेयर कर लेना, ये सारे तरीके हैं जिनसे ओटीपी जाते हैं और लोग रुकते हैं। और तो ये जो ये भी बताने की जरूरत है लोगों को कि बोलिए। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था सर, कि जितने फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें हमेशा ओटीपी तो चलो जाता है, पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी होता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसे नहीं निकल सकते। तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत सारे तरीके और हैं। देखिए, मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ पा रहा हूं अभी, जिसका हुआ है, जिस पे आज हम बात भी कर रहे हैं, एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है जो जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, उसने एक खुलासा ये किया है कि खास तौर से विदेश में बैठे हुए फ्रॉडस्टर्स इंडियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और वो एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं आपके आसपास कि आपको उन पर भरोसा हो जाता है। आशुतोष, इसमें एक चीज और मैं पढ़ रहा हूं और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर बाय द वे मैंने ट्विटर पर किसी कंपनी से शिकायत की है, स्वाभाविक रूप से मेरी सुनवाई नहीं हुई कहीं, तभी जाके मैं थक हार कर ट्विटर पर आऊंगा, और ट्विटर पर भी अगर रिस्पॉन्स क्विक नहीं होगा तो हो सकता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव से पहले मेरे तक फ्रॉडस्टर पहुंच जाए। तो ये कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि उनका रिस्पॉन्स सिस्टम ज्यादा तेज हो, त्वरित हो, एड्रेस करे तुरंत कंज्यूमर की प्रॉब्लम को। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे जो कंप्लेंट्स जो लोग करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं या थ्रू फोन कॉल कंप्लेंट करते हैं, और उसमें कोई रिस्पांस नहीं आता है, भले ही वो क्यों ऑथोरिटीज ही क्यों ना हो, या बहुत बार वो साइबर सेल में जाते हैं तो उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, तो वो जब परेशान हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, इससे अच्छा है कि हम ट्वीट करें या सोशल मीडिया में हम इसको डालें, शायद इस पर कोई कॉग्निजेंस ले या कोई अथॉरिटी सामने आए, या फिर हो सकता है कि जो लोग हैं वो अवेयर हो सकें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और इसका ही फायदा जो है, एक तो वो ऑलरेडी विक्टिम है, ऑलरेडी उसका लॉस हो चुका है, वो एक बार चीट उसके साथ हो चुका है, अब उसको दोबारा जो अथॉरिटी बन करके, या हम सो एंड सो अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, या हमें आपका जो है कंप्लेंट ऐसे ऐसे मिला है, अब ये उसका सेकंड टाइम उसको विक्टिम बनने की उसकी तैयारी हो जाती है, जिसमें इस तरीके के लोग जो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, हम आपको लीगल रेमेडी पहुंचाएंगे, हम जो है आपको इसमें जस्टिस दिलाएंगे, या हम आपको पैसा वापस दिलाएंगे, ऐसे कॉल्स हमें भी बहुत बार आ चुके हैं, जिसमें कुछ क्लाइंट्स ही बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे फोन आया था दोबारा, एंड उनका कहना है कि वो हमें जो है 3 दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर जो है हमें पैसा जो है वो वापस दिला देंगे, और उसके लिए वो सर्टेन चार्जेस भी तय कर लेते हैं कि हम इतना लेंगे, ये हमारे टीम की ये चार्जेस होगी और हम आपको ये पैसा, और ये एक्चुअली उनके लिए ये सेकंड टाइम उनको चीट करने का ये काम जो है किया जा रहा है। सही बात है, सही बात है। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि एक ही विक्टिम कितनी बार देखिए उसके साथ चीटिंग हो रही है, देखिए उसकी स्थिति क्या होगी। अब इस पे देखिए ये एक वाकई में विडंबना है, कैसे इसको बचाएं, सबको देखना है, इंडस्ट्री को भी देखना है, इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी देखना है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज तो सबको लेकर आने पड़ेंगे। राहुल, कुछ और टिप्स देना चाहेंगे आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को, कैसे बचना है? जी बिल्कुल, आई थिंक दर्शकों को मैं यही समझाना चाहूंगा। देखिए, क्रिमिनल के पास सिर्फ 3 ही तरीके हैं आपको बरगलाने के। पहला है आपका क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की आपको इच्छा है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। दूसरा है आपका ग्रीड, कोई आपको लालच देता है, और तीसरा आपको कोई थ्रेट देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि आपके एसएमएस आपको एक आता है कि आपके पेटीएम में 15,000 रुपए आ गए हैं, या आपको एक एसएमएस आता है कि आपके बैंक में 10,000 रुपए आ गए हैं, उसको चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। कितने लोग होंगे जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और कितने जल्दी जल्दी उस लिंक को क्लिक करेंगे कि चलो 15,000 रुपए आए हैं। ये एक पहली जो गलती हम लोग करते हैं, हम 2 मिनट सोचते नहीं है कि क्या इस पे क्लिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इमीडिएटली एक्शन लेने की करते हैं। इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तीसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक, कि जैसे आपने बोला कि ट्विटर पे थक हार के बंदा आता है, मोस्टली क्या होता है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इतना मैंने देखा है, ट्विटर पे एक्चुअली लोग सबसे पहले जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिकली
रेपुटेशन जो डैमेज कंपनी का होता है ट्विटर पे ही होता है, क्योंकि वो पब्लिकली बहुत जल्दी वायरल होता है अगर आप किसी का कंप्लेंट करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो स्पेशली फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके अंदर जो फिनटेक कंपनीज है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं, ताकि कोई हमारे अगर बिल्कुल रिस्पांस बहुत की है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, रिस्पांस इज द की। अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो शायद किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो जैसा मैंने कहा, सबको एक साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जो कंज्यूमर के लिए सेफ हो, उसमें एजेंसीज भी हैं, इंटरमीडियरीज भी हैं और कंपनीज भी हैं, तो सबकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। अमित जी शुक्रिया, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।